नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका आफ्ताब राना और आप देख रहे हैं 81 भारत। और 81 भारत का जैसा कि आपको मालूम है एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है गुफ्तगू के अंतर्गत मैंने आपको साकिब फरीदी से बात कराई थी, कासिम फरीदी साहब से बात कराई थी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जो देखते देखते बिहार की राजनीति और बिहार के सोशल वर्क में अपना एक नाम पैदा कर लिया। संघर्ष का औरंगाबाद में अगर कोई दूसरा पर्यायवाची नाम है तो वो यही है। आइए गुफ्तगू के अंतर्गत हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं कॉमरेड इरफान साहब, जो औरंगाबाद सदर विधानसभा से 2 बार विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन लगभग लोगों के दिलों में ये बात होती है कि इन्होंने राजनीति कहां से शुरू की, कैसे शुरू की। मैंने पढ़ा है इनके बारे में, मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन 81 भारत के जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, वो चाहते हैं कि जो जिसकी बात हो उसके ज़बानी हो। तो कॉमरेड इरफान साहब, 81 भारत में आपका स्वागत है। स्वागत है आप तमाम लोगों का। गुफ्तगू के अंतर्गत हम किसी ऐसी युवा या लेजेंड पर्सनालिटी से बात करते हैं जिसने अपने जिंदगी को खुद से मोड़ा हो और मोड़ के अपने आप को एक मंजिल की तरफ ले जाया गया। तो मैं ये अपने दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहता हूं कि आपने राजनीति कहां से शुरू की, कब से शुरू की और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो राजनीति कहिए या सोशल वर्क कहिए, हमने मूल तौर से ये हमारे खानदानी विरासत है। क्योंकि आप जानते हैं तो हमारा घराना सूफी घराना है। हम लोग इस जगह रेड़िया एक गांव है, नौगढ़ पंचायत में, सत्येंद्र बाबू के बगल का गांव है। तो उस पंचायत से हम लोग ताल्लुक रखते थे। हमारे बुजुर्ग जकी साहब सबसे पहले कादिया सिलसिला के फातिमिया सिलसिला हमारा वहाँ आया था। तो हमारे दादा के अंदर में ये शुरू से ये सोशल काम, और उन दिनों अनुग्रह बाबू ने जब आज़ादी की लड़ाई किया तो उनके सहयोगी में से बाप दादा हमारे थे। और ख़ास करके हमारे फादर तो सत्येंद्र बाबू के लिए आम तौर से ये कहा जाता था शहर के अंदर में सत्येंद्रवादी मौलवी हमारे फादर को। तो ये कांग्रेसी मिजाज हमारे घराना का था, सूफी मिजाज था, सूफियों का एक तहरीक था देश की आज़ादी का। यूं था वो तहरीक। तो हम इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे और आज जो सवाल राजनीतिक खड़ा है, जो संघ परिवार के लोग खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब हम ही दे सकते हैं। और इसलिए दे सकते हैं तो ये मातृभूमि ने हमको इज्जत दिया, हमको पनाह दिया। और यहाँ तक तो भारत की राजाओं ने खास करके सूफियों को अपना जान देकर, और मुसलमानों ने जान दिया हिंदुओं का, और हम लोगों को बचाया। इसलिए इस देश से हमारी जो मोहब्बत है और इस देश के लोगों से जो मोहब्बत है, ये कोई माई का लाल हमको इस देश से और इस मिट्टी की खुशबू से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए वतन परस्ती जो हम में है ये कूट कर है। और यही कारण था तो पूरा समाज और पूरा घराना हमारा इस मातृभूमि की सेवा में लगा रहा, और उसी से प्रेरित होकर हम इस सोशल वर्क में और फिर पॉलिटिकल वर्क में। ये पॉलिटिकल आप कहाँ से आपने शुरू किया, किस पार्टी से शुरू किया, कैसे शुरू किया? ये एक बड़ा, चूँकि मैं बचपन में कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं था, लेकिन सोशल कामों में मैं हमेशा लगा। बहुत छोटी छोटी संगठन को बनाकर मोहल्ले से लेकर तमाम जगहों पर चलाया। मैं सबसे पहले पॉलिटिकल रूप में ये कह लीजिए तो जमात इस्लामी का जो संगठन SIU, मैं उससे प्रभावित हुआ। और यहाँ की कई लोग जो आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं वो हमारे साथ थे। लेकिन उसमें कुछ विवाद हुआ और कुछ चीज़ों को मैंने देखा, और हमारा जो बैकग्राउंड था तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमारे साथ
अपने आप को जोड़ नहीं सका जमात इस्लामी। इसलिए तो जिस परंपरा से हम चल रहे थे वो सूफियों का घराना था, तो कोई दाढ़ी बढ़ाकर बात करे, कोई तलवार टान कर बात करे, या कोई झूम झूम कर जन्नत में बात जाने की बात करे, तो ये चीजों हम लोगों को पसंद नहीं है। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सहमति दे भगवान। हम लोग मोहब्बत का पैगाम देने वाले थे, इंसानियत को बचाने वाले थे, तो सब कुछ के बावजूद ये फलसफा हमको पसंद नहीं आया। उसी में 86 में 86 के लगभग 86 में AISF जहाँ एक संगठन था स्टूडेंट का, जो आप हमारे सिन्हा कॉलेज का जो अभी एक किताब प्रकाशित हुआ है उसमें पूरा जिक्र है, तो उसके साथ हम लोग AISF के साथ रख गया और स्टूडेंट पॉलिसी के साथ, चूँकि मेरे फादर कांग्रेसी थे फिर भी AISF के साथ हम लोग लगे और छात्रों के आंदोलन को यहाँ फर्स्ट विकसित करने का हम लोगों ने काम किया। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से लेके अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तक का जो सफर है, इसमें काफी उतार चढ़ाव भी हुआ होगा। कुछ दोस्त मिले होंगे, कुछ दोस्त जो दुश्मन बने होंगे। आप दो बार विधानसभा लड़े हैं, कैसा लगता है यहाँ ये इस मिट्टी में संघर्ष की अभी भी आवश्यकता है क्या? तू पसंद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सच पूछिए तो हार और जीत का एक अलग आनंद है। जीत का तो हम अनुभूति नहीं बता सकते हैं, लेकिन हारने के बाद का आनंद मैं लिया और दो बार लिया। और उससे पहले की प्रक्रिया जो पार्टी के अंदर होता है उसका भी मजा लिया, और ये मजा आज भी वो मजा आता है। तो जो लोग बहुत मोहब्बत के साथ हमारे साथ खड़े रहते थे, वही मेरे महफिल में गुनहगार की तरह रहते थे। तो ये लेकिन ये एहसास करने का चीज है। हम समझते हैं तो ईमान का मजादार पहलू एक ये है कि जो चीजें आप समझते हैं लेकिन वो चीजें अपने महबूब के सामने कह नहीं पाते हैं, तो मामला यही था। तो राजनीति है, राजनीति में जो मेरे साथ हर पल खड़े रहते थे झंडा लेकर, संघर्षों में रहते थे, लेकिन मुझसे दूर भी नजर आए, और कुछ लोग दूर थे वो मेरे बहुत करीब थे, बहुत करीब थे, और इसी का नतीजा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 2 बार इलेक्शन में वंचित लोग हमारे साथ, हमारे सर पर हाथ नहीं देते, तो खैर जो मुकाम उन्होंने, जो मोहब्बत किया, वो मुकाम हम पूरा नहीं कर सकते थे, और मैं पार्टी को जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे फक्र है वो झोपड़ियों की आवाज, वो बिलखती हुई महिलाएं का संघर्ष मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। और आज भी मैं अपनी जिंदगी को उन्हीं के सहारे जीता हूँ, मजा लेता हूँ। मुझको परेशानी कभी पॉलिटिक्स में नहीं, और न मैं परेशान नजर आया। तमाम लोग इस चीज से पूछते हैं, इरफान साहब इतना खुश कैसे रहते हैं? अरे जिसके पाँव में घुंघरू बना हो गरीबों, मेहनत कश अवामों के बीच में, तो वो आदमी कैसे मायूस रहेगा यार? 30-35 साल लंबी राजनीति जिंदगी के साथ साथ आपने सोशल वर्क भी खूब जम के किया है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के आप उपाध्यक्ष हैं, और औरंगाबाद के जैसे कई शहरों और कई जिलों में आप हॉकर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हॉकर्स की लड़ाई में कहां तक आप अपने आप को पाते हैं? बिहार सरकार आपको तो कहीं ना कहीं रोक रही है। नहीं, वैसी बात नहीं। देखिए, हॉकर्स की लड़ाई हमारे पार्टी से, उसमें कोई बहुत मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मामला नहीं है। देखिए,
ये हॉकर्स की लड़ाई वो मेरी बुनियादी समझदारी है। मैं जब बोध गया में था, घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने देखा चौराहे पर एक औरत के को बाल पकड़कर पुलिस पीट रही है और उसका पूरा सब्जी फेंक दिया। हम लोग घूम रहे थे, बुद्ध जी का मूर्ति का दर्शन करके उसका खा पी के पकौड़ा वकौड़ा, ये बर्दाश्त हम लोगों को नहीं हुआ। मैं छड़प गया, हमारे 10 दोस्त और भी थे और मैं पुलिस के साथ हाथापाई करने लगा। कहा क्यों इस औरत को मार रहे हो? उसके अगल बगल जूस बेचने वाले मोटे हट्टे कट्टे नौजवान अपना सामान लेके भाग रहे थे बेतहाशा, लेकिन कोई वो औरत को बचाने का काम नहीं कर रहा था। वही दिन मुझको लगा, तो इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका वो जो दिया कि जिसका कोई पहरेदार नहीं था, इंसान किसी के काम आए और वो इंसान किसी की जिंदगी को बचा ले, यही इंसान की बदलाव की पद्धति है। हमने देखा उसी दिन से हमारे अंदर बदलाव हुआ और यही कारण मैं पूरे देश के अंदर में भटकता रहा। उसमें मेधा जी मिली हमको राह में, बॉम्बे के शरद राव जी हिंद मजदूर सभा एकोमिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद वो अध्यक्ष हुए थे, वो मिले, हमको बहुत मानते थे। उनके आज भी लड़का बॉम्बे के अंदर में मजदूरों के बीच में काम कर रहा है, शशांक राव, वो जानता है बहुत बेहतर से। वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। उन्होंने अपने हॉकर्स फेडरेशन में मुझको रखा। शक्तिमान घोष कलकत्ता के थे, वो हमारे साथ अभी नेशनल हॉकर फेडरेशन चलाते, उनसे मतभेद भी हुआ। मैं ऑल इंडिया हॉकर फोरम बनाया, फिर आज 9 राज्य में हमारा काम चल रहा है। लेकिन प्रेरणा वो किया कि उस महिला से मिला और ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं जितना लड़ता हूँ, जितना परेशान होता हूँ, थकता ही नहीं हूँ। लगता है तो मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। इसी प्रश्न में से एक प्रश्न और आता है सामने कि सुप्रीम कोर्ट हॉकर्स को सपोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट सपोर्ट कर रही है, बिहार सरकार या और सरकारें कितना सपोर्ट कर पाती है? देखिए, सबसे पहली बात है तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, संवैधानिक पोस्ट पर है। मैं इस मौके पर कभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वो स्वयं अपने आप को हॉकर कहते हैं। एक कदम उन्होंने चला जो 10,000 बतौर ऋण ही देना, लेकिन पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मॉडल एक्ट बनाया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 10,000 दिया और कांग्रेस ने गिरिजा व्यासुदिनो थी और सोनिया जी से हम लोग गए थे, उनको स्वागत किया। 19 में उन्होंने कानून दिया। कानून लाख कोई दे दे या कोई अपने आप को हॉकर कहता रहे, लेकिन जब तक उनसे मोहब्बत नहीं है, उनसे मोहब्बत नहीं करता है, तो उनकी जिंदगी नहीं सुधर सकती है। इसलिए देश का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, आप मानिए 20% आबादी का, गांव से लेकर शहर तक जो फुटपाथ पर जिंदगी जीता है, ये मामूली बात नहीं है। बच्चे, औरतें जिनको शौचालय नहीं है, फिर भी वो जिंदगी जी रहे हैं। इस मुल्क के हुक्मरान को इस चीज को देखना चाहिए और ये इरफान का नहीं, ये तो इरफान का नैतिक कर्तव्य है। तो मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ, तो इस मुल्क को बेहतर बनाना है। इस मुल्क को चीन और दूसरे कंट्री से, हम पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश का नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हमारी मुकाबला चीन से है, हमारा मुकाबला अमेरिका से। हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों के साथ अपने आप को खड़ा होना देखता हूँ। तो जब हम ये सपना देखते हैं, तो इस सपना को मंजिल तक पहुंचाने का ये गरीब और मजदूर की बेहतर जिंदगी होगी। अब इनकी जिंदगी को नजरअंदाज करके कोई भी दुनिया का इंसान नहीं तकदीर बदल सकता है इस मुल्क का। इसलिए हम चाहते हैं, तो इस मुल्क का तकदीर बदलना है, तो यहाँ के मेहनत का सवाम को, हॉकर्स को, फुटपाथ पर जिंदगी जीने वाले जो बेहतर क्या है फुटपाथ का, आप सोचिए, जो पढ़ लिख लिया,
जिसको गांव में नौकरी नहीं मिला, जो किसान छोटा किसान है, खेतों में काम करके अनाज पैदा करता है या सब्जी पैदा करता है, वो आकर शहरों में बेचता है, उसको पैसा मिलता है और उसको जब पुलिस टोकरी फेंक देता है, एक आदमी ये कहता है तो मेरा गाड़ी जाम के कारण नहीं जाता है, फुटपाथी के कारण उसका फुटपाथ को उजाड़ दिया जाता है, उसके ठेला को पकड़ के जेल में ले जाया जाता है। आंख से आंसू गिर के जगह पर खून गिरना चाहिए इस मुल्क के हुक्मरान को। तो जो इंसान के जिस्म में ताकत है वो चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी को इन तमाम नापाक चीजों से हटाकर मेहनत करके फुटपाथ पर सरकार को रेवेन्यू देता है, देश की तरक्की में और गरीबों को सस्ती दरों पर सामान पहुंचाता है, ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए, ना कि उजाड़ना चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य हमारा है। 81 भारत के इस विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सुन रहे थे कॉमरेड इरफान को, और कॉमरेड इरफान के दिल से निकली हुई बातें आप तक पहुंच रही थी। तो आप देखते रहिए 81 भारत का ये विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू। हाँ, एक सेकंड, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया क्या? अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर देखिए। हर हफ्ते हम आपको किसी ना किसी से मुलाकात करवाएंगे 81 भारत के इस विशेष कार्यक्रम गुफ्तगू में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत।